ये 1 साल हो गया है मौजूदा हुकूमत को आए पाकिस्तान में भी, नाम नहाद इलेक्शन के बाद जो आई थी, मार्च में आई थी ना। 8,179 कंपनीज पाकिस्तानियों की खुली हैं दुबई में 1 साल के अंदर। तो आपके अपने इन्वेस्टर जो हैं वो दुबई जा रहे हैं, तो आप जो बाहर से इन्वेस्टर बुला रहे हैं वो कहाँ से आएंगे फिर? और दहशतगर्दी जो है वाशिंगटन से कॉल नहीं आई। वाशिंगटन से कॉल से बढ़ के चीज़ होगी ये सारी। उस आफ्टर दैट इलेक्शन ऑफ ट्रंप मुज़ाकरात शुरू किए आपने कैदी नंबर 804 से। चल रहे हैं मुज़ाकरात? यस, चल रहे हैं इस वक्त भी। यस, एज वी स्पीक मुज़ाकरात चल रहे हैं। उसके नवंबर में हुए मुज़ाकरात बैक चैनल, उसके बाद हुआ। ये तो उसका इम्पैक्ट देख लें कितना हुआ है। कॉल तो सिर्फ पब्लिक चीज थी, एस्टेब्लिशमेंट और खान साहब के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे हैं, सिस्टम के अंदर मुज़ाकरात चल रहे हैं। और मैं ये भी बता चलूं कि अभी डेलीगेशन भी आया था पाकिस्तानी डायस्पोरा का, जो पाकिस्तान के जो लोग हैं बाहर मुकीम हैं, उनके कोई 4 या 5 लोगों का वफद आया था जो बड़ा क्लोज हैं PTI के। उनकी खुद बात हुई है एट द हाईएस्ट लेवल इंटरनल इन द सिस्टम। नहीं, लेकिन और वो ये कह रहे हैं कि हाथ हौला रखें और हम रिलीफ देंगे। नहीं, वाकई देंगे या क्या लग रहा है आपको? मेरे ख्याल में रिलीफ देना पड़ेगा, क्योंकि कितने फ्रंट्स पर आप लड़ सकते हैं। PTI भी है, जर्नलिस्ट भी हैं, इंडिपेंडेंट जजेस भी हैं, PTM भी है, उधर BLA भी है। आपका मेन दुश्मन कौन है? दहशतगर्द है कि एक सियासी जमात है? एक बेसिक फैसला हमने करना पड़ेगा। और अगर ये रिलीफ मिल जाए तो आपको इंटरनेशनल रिलीफ मिल जाएगा। आपके खिलाफ जो कानून साजी की बात हो रही है अमेरिका में या और चीज़ें हो रही हैं वो तो हो जाएंगी ख़त्म। तो ये तो आप नए फ्रंट्स खोल के अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये तो बड़ा चीनी आ रही है, चीनी जा रही है, चीनी आ रही है, चीनी जा रही है, सारे शुगर में गवर्नमेंट में बैठी है। तो उससे बियॉन्ड हो गया जी। मतलब जो रिलीफ मिलेगा याद रखें वो रिलीफ वाशिंगटन से मिलेगा, कैदी नंबर 804 को। जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो को 1984 में मिला था अमेरिका से, जिस तरह मियाँ साहब को सन 2000 में मिला था अमेरिका से, एग्जैक्टली वही रिपीट स्टोरी हो रही है। इट्स क्लियर। क्या NRO होगा? मैं ये तफसीलात नहीं मैं कह सकता। लेकिन ये कि अच्छा मुझे NRO क्या होना है ये तो मतलब एक सारा कुछ है, जरूरी नहीं कि वही पुराना तर्ज के मतलब नहीं। लेकिन मुझे अब ये सिर्फ बताएं जरा कि इसमें क्योंकि ये जो तरीका है मॉडलिंग थ्रू का चल नहीं सकता। डिसीजंस हो रहे हैं, देखे ना 1 साल में क्या हुआ है आपके, कि आपके इन्वेस्टर्स जो पाकिस्तानी थे वो तो बाहर चले गए। 2024 पिछले 10 सालों में दहशतगर्दी का सबसे बदतरीन साल था। दहशतगर्दी जो 11 मार्च को हुई है ट्रेन का, तो एक टर्निंग पॉइंट है ना। वो तो APS की 2014 में हुआ था, इतना बड़ा वाकया हुआ है, प्रॉपर टेररिज्म, हार्डकोर टेररिज्म। और आपका जो बेल्ट है पारा चनार से पसनी तक, वो सारा डिस्टर्ब्ड है इस वक्त। अभी इस्लामाबाद में 8 और 9 अप्रैल को मिनरल समिट हो रहा है, और हम कहते हैं $6 ट्रिलियन, 6 खरब डॉलर्स के मिनरल्स हैं। कहाँ है? ज़्यादातर बलूचिस्तान में। तो अगर बलूचिस्तान में अगर ये शोरश और ये खलफशार रहे, हालात रहे, तो किस तरह लोगों की इन्वेस्टमेंट आएगी? तो आप मलहम पट्टी लगाएं, दस्ते शफा करें, हीलिंग टच दें। ये जो रीजन है, ये जो अफगानिस्तान और फिर सेंट्रल एशिया के साथ और ये मुतासर कर रही है हमारी खारजा पॉलिसी की। नहीं, मैं आपसे जो बात पूछ रहा हूँ, ये जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, आप इसमें ईरान को लें, अफगानिस्तान को लें, और हमारा जो सेंट्रल एशिया को लें, इस तरफ जो, ये तो रशिया और चाइना का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है। तो यहाँ पर जो आप कह रहे हैं कि ये बगराम पे बात चल रही है, अमेरिकन आना चाह रहे हैं आगे पीछे, चाइना और रशिया वहाँ बैठे हुए हैं अफगानिस्तान में और पूरे सेंट्रल एशिया के अंदर। मैंने कहा ना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बिल्कुल। और हिस्टोरिकली कभी सेंट्रल एशिया अमेरिकन का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस नहीं, नॉट एट ऑल, और ना ही बरतानिया का रहा है। इसलिए तो बफर की बात करते हैं। इसलिए बफर की पहले ग्रेट गेम में, ठीक है ना, पहले ग्रेट गेम में वो आगे तक तो नहीं गए, वो यहाँ ना आ जाए कहीं, ये खतरा अफगानिस्तान को समझते थे बफर। तो ये हाँ, तो ये सेंट्रल एशिया कभी भी किसी बाहर के कॉलोनाइजर का ये कॉलोनी नहीं रहा। Am I right? किसी यूरोपियन का या ये बाहर के मतलब एक्स्ट्रा रीजनल पावर का, मतलब मंगोल्स आ गए, तुर्क आ गए, ये जरा। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ पुर्तगाल पहुँच गया, फ्रांस पहुँच गया, या कोई जो है। अब ये उनका तारीख है, हिस्टोरिकल
ठीक है, वो कुछ अरसे के लिए आए यहाँ पे, बेसिस बनाई, वो शुमाली इत्तेहाद आगे पीछे दाएं बाएं करके खुदाफिज करके वो चले गए। अब इस सिचुएशन में जब मतलब प्यूटिन से बात हो रही है, बड़े मामला तय हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, एक तो ब्लैक सी, मैं फिर तो आपसे दोबारा पूछता हूँ कि ब्लैक सी पे भी जो बात हो रही है, देखिए ना, टर्की की एक यूनिक पोजीशन है, टर्की नेटो का मेंबर भी है, टर्की ने ब्रिक्स में भी और टर्की ने S-400 मिसाइल भी लिए हैं, और 35 की बात भी कर रही है। अच्छा, नहीं, लेकिन तो टर्की जो है वो, अच्छा, क्रीमिया को नहीं भी मानता, लेकिन प्यूटिन से ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे ताल्लुकात। अच्छा, अब टर्की के अंदर इंटरनल टर्मोइल भी है, अब शुरू हुआ है, अभी इस वक्त है, और टर्की का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है अहमद शरा पे, लेकिन अहमद शरा बाकी मुल्क भी उनकी भी सपोर्ट हासिल है, और वो मेरा नहीं ख्याल की कोई ऐसी पॉलिसी होगी। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि इस पूरे ये जो पूरा मैप है, इसमें टर्की का है? टर्की का बहुत कलीदी किरदार है। मैं बल्कि अभी टर्की से होके आया हूँ। अच्छा, और मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है, द टर्किश रेनेसांस, कि टर्की का जो राइज हुआ है उसमें जो मैंने कहा कि एक बड़ी तारीखी तब्दीली आई है टर्की में। पहले 50 साल कंट्रोल था दो शख्सियात का जो सेकुलर थे, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क और जनरल इस्मत अनोनू, दोनों जनरल्स थे, दोनों जिन्होंने जंग आज़ादी की जंग लीड की थी। अब पिछले और दोनों 4 दफ़ा इलेक्ट हुए। हाँ, वो बहुत अरसे तक हयात कह ले, ठीक है, ठीक है। और अब पिछले 30 सालों से इस्लामिस्ट फोर्सेस आ गई हैं। नजमुद्दीन अरबकान जो मेंटर थे अर्दोगान साहब के, वो 97 में प्राइम मिनिस्टर, वैसे तो प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर 74 में बने, फिर उससे पहले डिप्टी प्राइम, और उन्होंने फ़ौज भी भेजी थी किब्रस में। और उनके बेटा मेरा दोस्त है फातेह अरबकान, उससे इन्वाइट किया था कोनिया, उधर कॉन्फ्रेंस थी, उनकी बरसी थी, तो मैं उसके लिए गया था, आई वाज द चीफ गेस्ट। तो उस हवाले से अब वो नया फेज़ आ गया, और फिर अर्दोगान साहब का पिछले 22 साल कंट्रोल। तो ये एक नया फेज़ तुर्की का है, जिसमें तुर्की का एक रोल जो है, उन्होंने इस्लामी दुनिया के साथ, वस्ती एशिया के साथ, मिडल ईस्ट के अंदर एक अपना सिक्का जमा लिया है। और टर्की इज पार्ट ऑफ G20 ऑल्सो। सो तुर्की का बहुत कलीदी किरदार है। नेटो ऑल्सो बिल्कुल। अच्छा। नेटो तो बहुत पुराना है। अच्छा, और इसराइल को रिकॉग्नाइज भी उन्होंने करवा लिया था। इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि EU, ये जो, क्योंकि EU के अंदर तो कोई मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, और मैशत भी खराब है, उनकी मिलिट्री कमेटी होती है EU की, के ममालिक तड़प रहे होंगे कि हमने तुर्की को अपना मेंबर क्यों नहीं बनाया EU का। मेरा नहीं ख्याल तड़प रहे हैं, क्योंकि वो एक तासुब बहुत करीब है। नहीं, तासुब तो है, लेकिन इस वक्त तुर्की सबसे स्टेबल मुल्क है पूरे नेटो के अंदर, पूरे नेटो में। क्वेश्चन है, टर्की इज नॉट सीन एज यूरोपियन बाय देम। 2016 में मैं डेलीगेशन लीड करके गया, जब तुर्की में कू होने आया ना, उनके खिलाफ हुआ, अर्दोगान साहब के खिलाफ गुलनिस्ट कू, 250 लोग मारे भी गए, और लोग टैंकों के सामने आ गए थे, पूरी टर्किश कौम। तो हमने यकजहती रेजोल्यूशन पास किया, और मैं डेलीगेशन लेके गया ऑल पार्टीज़ का। तो अर्दोगान साहब से जैसे आपसे मुलाकात हो रही है, तो कुछ आधे घंटे की मुलाकात ही 1.5 घंटा चली। मैंने कहा, आपको मैं कुछ एडवाइस देना चाहता हूँ एज ए जर्नलिस्ट, मैं रहा हूँ। क्या एडवाइस? मैंने कहा कि आप वक्त ज़ाया ना करें टू जॉइन द EU। मैं कहा, यूरोपियन यूनियन इज़ अ क्रिश्चियन क्लब, आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप मुसलमान हैं। एंड ही एग्रीड विद मी। और उन्होंने किस्सा एक सुनाया, बड़ी इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाया। उसने कहा, आप जो इस्लाम की बात करें, कहते हैं ये इनके बड़ा डीप सूटेड है। कहते हैं, मुझे उन्होंने नाम लिया कि फ्रांस का गालिबन को वज़ीर आज़म था या सदर था। कहता है, उसने मुझे कहा कि हमसे एक गलती हुई कोल्ड वॉर में,